नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास से हमारे हर बार, चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो या सुपरटेट, हर बार दोस्तों एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए पढ़ें कि दोस्तों आखिर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी, कौन सी अवस्थाएं बताई, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन अध्ययन करेंगे। बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार सेशन होने वाला है। एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, पीसीएस और यूजीसी नेट का आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे शेरों। आइए दोस्तों जानते हैं संज्ञानात्मक विकास। यानी संज्ञानात्मक विकास दोस्तों नाम से ही प्राप्त हो रहा है। संज्ञान यानी स्वयं ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का मूल शब्द है संज्ञान, जिसका तात्पर्य होता है उन आंतरिक प्रक्रियाओं तथा उत्पादों से जिसमें संवेदन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा जैसे मानसिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं। और संज्ञानात्मक विकास बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करके तथा क्रमिक रूप से इसे योग्य बनाते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जिससे दोस्तों हम अपने संज्ञान से, स्वयं ज्ञान से अर्जित करते हैं। किससे अर्जित करते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। किससे? अपने सेंसेस के माध्यम से दोस्तों। किसके? अपने सेंसेस के माध्यम से। हमारी सेंसेस, हम सभी जानते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कौन सी होती है भाई? आई होती है। आई हो गया दोस्तों, नोज हो गया, आँख, नाक, कान दोस्तों, ईयर हो गया, आँख, नाक, कान, और दोस्तों आपका क्या हो गया? आँख, नाक, कान, त्वचा दोस्तों, आँख, नाक, कान, त्वचा, और दोस्तों आपकी जीभ या मुख, जीभ कह सकते हैं आप। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ दोस्तों, इनसे हम क्या करते हैं? ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं दोस्तों, जिनसे हम क्या करते हैं? स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे ये पानी है दोस्तों, क्या है? पानी है। इसको हमने छुआ या पिया दोस्तों, जैसे ही पिया पता चला अरे यार ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, अरे यार ये पानी तो बहुत ही गर्म है। तो हमें अपना ज्ञान, यानी कि कैसे पता चला, इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ दोस्तों? जब इसको हमने स्वयं क्या किया? ग्रहण किया। जब स्वयं दोस्तों ये हमारे संपर्क में आया, तब हमें ज्ञान हुआ। हमारी ज्ञानेंद्रियों ने तुरंत मस्तिष्क तक ये ज्ञान पहुंचाया कि अरे ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, ये पानी तो बहुत गर्म है। तो ये चीज़ है दोस्तों, यानी कि जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। यही दोस्तों, अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि संज्ञान में दोस्तों स्मृति का स्वरूप क्या है, संज्ञान क्या है, चेतना क्या है, चिंतन क्या है, ज्ञान का प्रयोग किया जाता है और ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, चेतना क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग दोस्तों अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञानियों ने दोस्तों कई प्रकार से अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं, जिनमें कि जीन पियाजे का दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जीन पियाजे जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास प्राय निम्न प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। उन्होंने क्या बताया? जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उन्होंने बताया व्यवस्थापन के और अनुकूलन, इसका बहुत ही ज़्यादा बालक पे प्रभाव पड़ता है। व्यवस्थापन के द्वारा बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण, जैसे उसका बौद्धिक संरचना उसकी जिस प्रकार से निर्मित होती है पर्यावरण के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, उस तरह से बालक वह चीज़ों को क्या करता है? सीखता है। नेक्स्ट दोस्तों, सूचनाओं का एवं प्रणाली में समेकन, जैसे उसको सूचनाएं मिलती हैं, जैसे उसको चीज़ें मिलती हैं, जैसे उसको ज्ञान होता है प्राप्त, उसी तरह से वो दोस्तों ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट अनुकूलन, दोहरी प्रक्रिया, जैसे लोगों को देखता है, अनुकूलन यानी नकल करना, जैसे वो लोगों को देखता है उसी प्रकार से दोस्तों वो क्या करता है? चीज़ों को सीखता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वातावरण के साथ नई संरचना, जैसे जो देखता है वातावरण के साथ कुछ चीज़ें नई जुड़ी हुई हैं, नई चीज़ें वो जान रहा है, देख रहा है, वो चीज़ों को सीखता है दोस्तों। आत्मसातकरण दोस्तों, आत्मसातकरण यानी कि नवीन सूचनाओं को पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना आत्मसातकरण ही कहलाता है। अभी इसके बारे में और चर्चा होगी तो आप जानेंगे कि क्या होता है आत्मसातकरण। और समायोजन की बात की जाए तो नवीन सूचनाओं के आधार पर पूर्व की बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन सुधार करना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ये छोटे से दोस्तों एक टेलर था, कहते हैं ना ये तो टेलर है दोस्त, मेरे दोस्त, अभी पिक्चर बाकी है। तो ये थोड़ा सा टेलर था दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अभी वन बाय वन चर्चा होगी दोस्तों।
अब बात करते हैं जीन पियाजे दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में जीवन परिचय जानते हैं कि कहाँ के निवासी थे, कब इनका जन्म हुआ था, और इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक माने गए कौन? जीन पियाजे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आपके सीटेट में नहीं पूछा जाता मनोवैज्ञानिकों का निवास, पर सीटेट में हमेशा दोस्तों पूछ लिया जाता है कि कहाँ के निवासी हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के थे। उनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई थी कब? 1980 ईस्वी में। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है दोस्तों। तो उस बुक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। क्या नाम था? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड दोस्तों, पूछी जा सकती है। अब दोस्तों संज्ञान उन्होंने क्या बताया? जीन पियाजे के अनुसार वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जो व्यक्ति वातावरण से ग्रहण करता है स्वयं ज्ञान कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। जो व्यक्ति वातावरण से ग्रहण करता है, जो व्यक्ति समाज से ग्रहण करता है, वही क्या कहलाता है? वही संज्ञान कहलाता है। संज्ञान का विकास शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलता है। जीन पियाजे का मानना था कि जो संज्ञान हमारा प्रारंभ होता है वह शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। यानी शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष कितनी मानी गई? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष मानी गई। कुछ ने 3 माना, कुछ ने 2। इसमें भी मनोवैज्ञानिकों में क्या है? मतभेद है दोस्तों। तो एनसीईआरटी के अनुसार जन्म से 2 वर्ष माना गया शैशवावस्था। जैसे जन्म आपका प्रारंभ हो जाता है उसी तरह से आपके संज्ञान का विकास होने लगता है। बालक चीज़ों को समझने लगता, तुरंत बालक छुएगा, अरे बोतल ठंडी है, अरे गर्म है, दोबारा बोतल वो नहीं छुएगा। अगर गर्म है उसे एहसास हो गया कि इस बोतल में गर्म है, हम जल जाएंगे, दोबारा नहीं छुएगा, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया इस बोतल में क्या है? गर्म पानी है दोस्तों। और जीवन के अंत तक यह चलता रहता है। संज्ञानात्मक पक्ष पर उन्होंने अध्ययन किया। इसके लिए इस महान मनोवैज्ञानिक ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग कर डाला दोस्तों। क्या किया? अपने ही 3 बच्चों पे इस महान वैज्ञानिक ने प्रयोग कर डाला। सोचिए, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों जो कहा जाते थे आधे वो थे साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। एकदम क्या थे? आधे क्रैक माने जाते थे। ये ऐसे थे कि एकदम अपने बच्चों पे ही प्रयोग कर रहे हैं। आज के समय में क्या कोई अपने बच्चों पे प्रयोग करेगा? अरे यार एकदम संभाल के रखो बच्चों को, थोड़ा सा भी पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाए, गलत साबित हो जाए, कुछ असर पड़ जाए, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ जाए दोस्तों। आज कभी भी कोई नहीं करेगा, पर पहले के लोग बहुत करते थे, अपने बच्चे पे ही स्टार्ट हो जाते थे एक्सपेरिमेंट। तो उन्हीं में से ये भी महान आत्मा थे आपके जीन पियाजे चाचा। इन्होंने भी अपने बच्चों पर प्रयोग कर डाला दोस्तों। और प्रयोग करके इन्होंने क्या पाया ये जानते हैं? इन्होंने पाया कि अनुकूलन, यानी अनुकूलन दोस्तों, अनुकूलन में वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, आत्मसात्करण और समायोजन। इन्होंने कहा अनुकूलन दोस्तों यानी कि अपने आप को कहीं भी ढाल लेना अपने अनुसार, वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे दोस्तों हम गांव में जाते हैं तो अपने अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कभी हम दोस्तों आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी हिसाब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी हिसाब से हम रहते हैं। अब दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, तो ऐसे हमें बोलना पड़ेगा दोस्तों। अब वहाँ पे अगर हम हिंदी का प्रयोग करेंगे तो लगेगा कि यार ये हिंदी बोला यानी इसको इंग्लिश नहीं आती। तो ये चीज़ें भले हमारी हिंदी मातृभाषा है दोस्तों, फिर भी हमें प्रयोग करना चाहिए। पर दोस्तों वहाँ की जो लैंग्वेज है लोगों को जो ज़्यादातर समझ में आ रही है, तो हम हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी इंग्लिश का भी प्रयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को दोस्तों हिंदी नहीं समझ में आएगी। तो हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए हमें इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना ही होगा। तो जैसा देश होता है वैसा भेष दोस्तों अगर आप बना लेते हैं, वही क्या कहलाता है? वही अनुकूलन कहलाता है। अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना, वातावरण के अनुसार ढाल लेना, इन्वायरमेंट के अनुसार ढाल लेना दोस्तों। वहाँ पे ठंड है, आप बनियान पहन के कुर्ता पजामा पहन के नहीं ना जा सकते हैं दोस्तों, नहीं तो ठंडी मार देगी। वही चीज़ है। तो इसकी 2 प्रक्रिया होती है, आत्मसात्करण और समायोजन। आइए जानते हैं क्या होता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण यानी पूर्व ज्ञान को दोस्तों नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या? अरे सर 2 शेर दिखा रहे हैं, जंगल का शेर दोस्तों। ये दोस्तों इस शेर के बारे में आइए जानते हैं।
दोस्तों कह रहा है आत्मसातकरण क्या होता है, एसिमिलेशंस क्या होता है दोस्तों। तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। दोस्तों हमें पूर्व ज्ञान है कि यह क्या है, यह हमारे जंगल का राजा है। क्या है, हमारे जंगल का राजा है। इसका रंग इस प्रकार से होता है, इसके 4 पैर 2 कान और इस प्रकार भूरा रंग का होता है। ये क्या है, ये जंगल का शेर मानता है। जब दहाड़ता है तो 3-3 किलोमीटर तक 3-3 किलोमीटर तक इसकी दहाड़ सुनाई देती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, तो ये हमें जानकारी हुई, हमें ये नॉलेज है, हमें ये ज्ञान है। पर दोस्तों जैसे ही हमने फिर देखा एक सफ़ेद शेर, जैसे ही हमने देखा फिर सफ़ेद शेर, कह रही यार ये तो भी इसी की तरह लग रहा है, इसके भी 4 पैर हैं, 4 वो हैं, बस ये सफ़ेद है। तो क्या हम इसको क्या दूसरा जानवर कह देंगे? नहीं, यह भी क्या है, ये भी शेर है, बस इसका कलर क्या हो गया है, सफ़ेद। यानी कि हम अपने पूर्व ज्ञान को हमने नए ज्ञान से जोड़ दिया कि यार शेर सफ़ेद भी होता है। क्या होता है, शेर सफ़ेद भी होता है। हमें पता चल गया कि शेर सफ़ेद भी होता है। ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि अरे यार शेर तो सफ़ेद हो ही नहीं सकता, ये तो शेर है ही नहीं। अरे भैया तुम नज़दीक जाके चेक करोगे फिर दोबारा नहीं चेक कर पाओगे। तो वही चीज़ है। तो यानी कि वो हो जाता है दोस्तों, जान जाते हैं कि हाँ ये शेर जब वो दहाड़ता है, अरे बाप रे ये भी शेर ही है भाई। ये क्या हो गया, ये आपका आत्मसातकरण हो गया। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या होता है दोस्तों, आत्मसातकरण ही होता है। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों समायोजन। अब दोस्तों समायोजन की थोड़ी सी बात करिएगा, थोड़ा सा ध्यान इधर रखिएगा, सारे बच्चे समझ जाएंगे क्या होता है अकोमोडेशन। दोस्तों अकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या होता है, समायोजन होता है दोस्तों। एकोमोडेशंस होता है, क्या होता है समायोजन। जैसे अभी आपने जाना कि दोस्तों शेर के 4 पैर होते हैं, भाई साहब इनके भी 4 पैर हैं, इनके भी 4 कान हैं, इनके भी दोस्तों वो है। पर दोस्तों इनकी क्या हम इनको शेर कह सकते हैं? नहीं। हमने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के अनुसार तालमेल बैठाया कि भाई ये हम इनको शेर नहीं कह सकते, हर चीज उसी की तरह है। पर दोस्तों ये शेर नहीं, ये क्या है, हमें पूर्व ज्ञान के साथ दोस्तों हमें परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं भाई ये शेर नहीं, ये क्या है, ये कुत्ता है दोस्तों। क्या है, ये कुत्ता है, जो कि भाई इसके भी 4 पैर होते हैं, 4, इसके भी 2 काने हैं, 2 आंखें, पर ये दोस्तों शेर की तरह दहाड़ता नहीं, ये भौंकता है। तो ये क्या है, ये कुत्ता है। ये क्या है, समायोजन होता है। यानी कि अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही क्या होता है, समायोजन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा दोस्तों, जैसे स्कीमा क्या होता है दोस्तों, बहुत ही बार स्कीमा पूछा गया। तो जीन पियाजे के अनुसार मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वो उनका प्रयोग करके किसी भी विषय के प्रति धारणा बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जैसे दोस्तों आपकी बचपन से ही आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कई चीज़ें यादें भरी होती हैं, कई सोच भरी होती हैं, सारी चीज़ें। जैसे दोस्तों सारी चीज़ें भरी हुई, जैसे आपसे कहा गया होली है, होली है, नाम सुनते ही आपके मन में विचार आने लगा, अरे यार इस होली में तो क्या धमाल मचाया था यार, उसको रंगा था यार, या भंग का गोला, या सब याद आने लगा कि इस होली में आपने कैसे कैसे धमाल मचाया था, क्या क्या आपने किया था। बस होली शब्द सुनते ही सारे विचार थॉट्स आपके मन में आने लगे, आपके सामने सारे दृश्य दिखने लगे। वही क्या है दोस्तों, स्कीमा है। यानी मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर थी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से स्टोर थी। होली में जो जो कांड आपने किया था वो उनका प्रयोग करके किसी व्यक्ति प्रति धारणा बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं दोस्तों। तुरंत आप धारणा बनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं यार क्या होली में इस बार बवाल किया था। तो वातावरण द्वारा जिस संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या होता है, स्कीमा होता है। वही सोच, वही संगठन आपका जो आपने ग्रहण किया है, वही क्या है, वही स्कीमा है दोस्तों। या बच्चों में क्या होता है, जन्मजात होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, या बच्चों में क्या होता है, जन्मजात होता है। जन्म से ही, बचपन से ही हमें अपनी सारी यादें याद है कि खूब हम लोग गोली खेला करते थे, गिट्टी फोड़ खेला करते थे, आइस पाइस खेला करते थे। ये सारी चीज़ें बचपन की हमें याद नहीं है दोस्तों, सोचिए, याद है, सारी चीज़ें याद है। तो वही है हमारे जन्मजात होता है। स्कीमा क्या होता है, जन्मजात होता है। अब आइए दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे की ये अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इन 4 अवस्थाओं से दोस्तों, जो ये 4 अवस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं से आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों इन्हीं एग्जाम से पूछे, इन्हीं अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। जीन पियाजे ने दोस्तों चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई। एक संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जिसे माना इन्होंने जन्म से 2 वर्ष माना दोस्तों। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मानी, जिसे उन्होंने 2 से 7 वर्ष माना, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी, जिसे इन्होंने 7 से 11 वर्ष माना, और लास्ट दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी आप कह सकते हैं, जिसे कि 11 से 15 वर्ष, कहीं कहीं आपको 18 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा। इसमें भी दोस्तों मनोवैज्ञानिकों में कई मतभेद था, किसी ने दोस्तों 2 वर्ष, किसी ने 1.5 वर्ष माना है, इसमें मतभेद था, पर जीन पियाजे के अनुसार ये अवस्था का सही समय बताया उन्होंने। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ये बहुत ही आवश्यक है। यानी जीन पियाजे चाचा की जो 4 अवस्था हैं, इनसे दोस्तों कभी आपसे एज भी पूछा जा सकता है, कभी इस एज में क्या क्या होता है, कि संवेदी गामक अवस्था में क्या क्रिया करता है बालक, किस प्रकार से सीखता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस प्रकार से सीखता है, क्या प्रक्रिया करता है, इसके बारे में जानेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस प्रकार से सोचता है, क्या करता है, इसके बारे में जानेंगे। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार से सोचता है और क्या क्रिया करता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब संवेदी पेशी अवस्था की बात की जाए, जो जन्म से मानी गई, कितनी 2 वर्ष मानी गई दोस्तों। इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, यानी सेंसस के माध्यम से सीखता है। ये क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों। क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा और दोस्तों जीभ, मुख। ये अपना त्वचा, ये हमारा मुख दोस्तों, जीभ दोस्तों, ये क्या है, हमारी सेंसेस 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये दोस्तों, दिख रही ना, 1 2 3 4 5, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कि बालक संवेदी गामक अवस्था में चीज़ों को सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया ना दोस्तों, कोई चीज़ अगर उसको चमकती हुई दिख रही है, बाय द वे उसे क्या हुआ, उसको कोई चीज़ें चमकती हुई दिखी दोस्तों, क्या हुआ, उसको कोई चीज़ चमकती हुई दिखी कि अरे यार ये चीज़ क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, आखिर क्या है, चलो ज़रा देखते हैं। और गया दोस्तों, उसको उसने इस चमकती हुई चीज़ को छू लिया दोस्तों, तुरंत ये पता चल गया अरे यार ये चीज़ तो हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये क्या है, दीपक है दोस्तों, यानी वो जल जाएगा। इस लौक से, इसके प्रकाश से वो क्या हो गया दोस्तों, वो क्या हो गया, जल जाएगा। इसके प्रकाश से उसको ज्ञान हो गया, किससे, उसको छूने से। जैसे उसने छुआ तो उसे ये ज्ञान हुआ कि इस दीपक को हमें दोबारा नहीं छूना है, ये दीपक बहुत खतरनाक है, मेरी त्वचा क्या होगी, जल जाएगी। तो उसे ज्ञान हो गया, यानी किसके, अपने सेंसेस के माध्यम से। अब वो अपनी आंखों से उसने देख लिया, देखते ही अब उसको ज्ञान हो जाएगा, अरे यार दोबारा कोई दिया दिखा, दोबारा छुएगा नहीं। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, अब इसमें बालक के अंदर वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है, अर्थात बालक अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाकर शुरू कर देता है, जिससे वह छपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है, छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जब बच्चे कभी मोबाइल खेल रहे हैं और मोबाइल आपने कहीं छुपा दिया दोस्तों, मोबाइल कहीं आपने बेड के नीचे, अपने बेड के नीचे, चारपाई के नीचे आपने छुपा दिया मोबाइल को, यहाँ आपने छुपा दिया, तो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी तरह से खोज के पहुंच जाएंगे कि अरे यहीं पे छुपाया होगा। सोचिए कितना उनका सेंसेस ह्यूमर जो होता है दोस्तों, कितनी तेज काम करता है, बहुत ही तेज काम करता है दोस्तों। वो सेंसेस ह्यूमर उनका बहुत तेज काम करता है, वो जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो वो उनके क्या होती है, वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर क्या हो जाए, वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कैसे बनेगा, सर प्रश्न ऐसे बचेगा, वस्तु स्थापित का गुण किस में होता है, बालक कब स्थापित का गुण किस अवस्था में होता है, सर संवेदी गामक अवस्था में होता है। भाई ये बताइए कि किस अवस्था में बालक अपने सेंसेस के माध्यम से सीखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन दे देगा, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था या औपचारिक अवस्था। तो आप बताएंगे सर संवेदी गामक अवस्था, यानी कि संवेद, यानी संवेदी गामक अवस्था जिसमें बालक अपने सेंसेस, से संवेद और ज्ञानेंद्रियों से सीखता है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था वो चीज़ है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए, 2 से 7 वर्ष मानी गई। यह बालक की क्रिया करने की क्या है, पहले की अवस्था है दोस्तों। इसमें बालक अपने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा,
चीज़ें आ रही देख रही हैं दोस्तों, आपने जैसा बेटा देखो ये बोतल है, क्या है बोतल, इसमें हम पानी भरते हैं पीते हैं, आप सब चीज़ बताएं, सारी चीज़ों को देख रहा है समझ रहा है, पर वो कोई क्रिया नहीं कर पाएगा कि इसमें पानी भर के वो पी सके, ऐसा नहीं कर पाएगा। और इस स्टेज में बच्चा प्रतीक और सिंबल का उपयोग करने में निपुण हो जाता है। क्या करता है? प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग करना। जैसे आप कहेंगे जहाज, देखो बेटा प्लेन ऐसे जाता है, हाँ, तुरंत वो दोस्तों सोचने लगे हाँ जहाज ऐसे ही होती है भैया, जैसे बता ऐसे ही होती। गाड़ी सब सुन के उसके माइंड में गाड़ी की एक इमेज बन जाएगी। जैसे आपने गाड़ी कहा बेटा देखो ट्रेन ऐसे जाती है, जैसे गाड़ी ऐसे जाती है, तुरंत उसके मन में रही हाँ गाड़ी ऐसे ही जाती होगी, ऐसे ट्रेन छुक 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 बोलती है, ऐसे ही ट्रेन बोलती हो, तुरंत उसके दिमाग में दोस्तों सोचने लगता है, इमेज बन जाता है। वही चीज़ है, इस अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्शन बिहेवियर की भी क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार दोस्तों कई बार आपके सीटेट में पूछा गया, कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बालक के किस अवस्था में होता है, तो वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाने लगता है। जीववाद, जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तु में भी अंतर नहीं कर पाता। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 6 से 7 वर्ष का यानी 2 से 7 वर्ष का बालक है, 2 से 7 वर्ष का बालक है दोस्तों, तो क्या दोस्तों कर पाएगा आपका बताइए? 2 से 7 वर्ष का बालक है तो क्या वो सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दोस्तों दरवाजे से जब कभी बच्चे को चोट लग जाती है, कभी पत्थर से चोट लग जाए, तो हम लोग बड़े जो होते हैं कहते हैं मेरे बेटे को तुमने मार दिया दरवाजे को मारो मारो दरवाजे को। तो दोस्तों वो बड़ा खुश होता है कि हाँ पापा दरवाजे की पिटाई कर रहे हैं, यानी इस दरवाजे से हमें चोट लगी, पापा ने भी इसकी 2-3 पिटाई की, इसे भी चोट लगी होगी। तो वो सजीव और निर्जीव में क्या करता है? अंतर नहीं कर पाता। क्या कर रहा? अंतर नहीं कर पाता। वो नहीं जान पाता कि इसमें जान है कि जान नहीं है, वो नहीं कर पाता दोस्तों अंतर। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ अहम केंद्रित दोस्तों क्या हो जाता है? ईगो सेंट्रिज्म हो जाता है। बच्चा पूछ सकता है आपसे कि अहम केंद्रित बालक कब होता है, तो आप बताइएगा कि भाई अहम केंद्रित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। कब होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो कुछ वह सोच रहा है सब ठीक है, जैसे दोस्तों वो टीवी देखने बालक अगर बैठ गया तो फिर वो कार्टून नहीं हटेगा, कहेगा कि आप सब भी लोग यही कार्टून देखो, क्योंकि कार्टून में जो आनंद है वो रामायण में कहाँ, वो भजन में कहाँ, वो संगीत में कहाँ। यानी उसको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको भी वही अच्छी लगनी चाहिए। तो वही चीज़ है, जो चीज़ वो कर रहा है वो ये समझता है कि वो सही कर रहा है, वो कार्य सही कर रहा है, यही सही है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। अपला टावी दोस्तों, अपला टावी के गुण आ जाता है उसके अंदर। अपला टावी क्या होता है सर? तो देखिए इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सोचता। जैसे दोस्तों 4 + 8 हम जानते हैं कितना होता है? 12 होता है। 4 + 8 कितना होता है? 12 होता है। और 8 + 4 अगर कर देंगे तो बालक कंफ्यूज आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार 8 + 4 क्या होता है, जबकि अभी आपको आपने बताया कि 4 + 8 अगर हम ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, पर अभी हमने संख्या को पलट दिया तो वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, सोचने मजबूर है यार 8 + 4 क्या होता है यार, कंफ्यूज हो, यानी कि हमने थोड़ा सा अलट पलट दिया नंबरों को, वो नहीं समझ पाएगा। दोस्तों मुद्रा, संपर्क, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण, योग्यता आदि का कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में हो जाती है। दोस्तों कभी भी आपने कहा बेटा ये बताओ सिक्का लोगे कि नोट लोगे, आप दोस्तों 1-1 हज़ार या 500-500 की नोट उसके सामने लेके चले गए, अब वो क्या करेगा दोस्तों? क्या करेगा? वो नहीं लोगा, वो क्या करेगा? वो सिक्के को ही लेगा, क्योंकि सिक्का क्या कर रहा है? छन छन कर रहा है ना, सिक्का दोस्तों छनछना रहा है, यानी वो कहेगा अरे ये सिक्के में ही गुण है, सिक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आवाज़ आ रही है, ध्वनि आ रही है, वो खेलने में काम आएगा, तो वो सिक्के की वैल्यू समझेगा दोस्तों, जबकि नोट की वैल्यू वो नहीं समझेगा। नोट की वैल्यू नहीं, आप 1-4 की नोट, अरे नहीं ये हमारे लिए बेकार है, ये सिक्का मज़ा दे रहा है, आवाज़ इसकी अच्छी लग रही, खन 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 खन। तो वो चीज़ है दोस्तों, वो ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता कि इसकी क्या वैल्यू है और इसकी क्या वैल्यू है, इस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाता। ये चीज़ है दोस्तों। केंद्रीकरण दोस्तों, एक समय में किसी भी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति क्या है? सेंट्रलाइजेशन से। यानी दोस्तों जब आपने कभी देखा होगा बालक मोबाइल खेल रहा है तो मोबाइल खेल रहा है, उसका सारा ध्यान मोबाइल में ही लगा रहता है। फिर दोस्तों कहीं भी आप बुलाते हैं, अरे राजेश भाई, राजेश बेटा, विजय बेटा, अरे राजेश बेटा, विजय बेटा तो मोबाइल में अब खो गए हैं, आप कहाँ? पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं, कोई ध्यान नहीं। तो क्या उसका सारा फोकस किस पे होता है? मोबाइल पे होता है। सारा उसका ध्यान किस पे होता है दोस्तों? मोबाइल पे होता है। तो वही चीज़ है, एक समय में किसी वस्तु केवल एक विषय पर ध्यान दे पाना ही केंद्रीकरण कहलाता है।
अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। संरक्षण का दोस्तों, जैसे आपके पास दोस्तों कोई लंबा गिलास है, आपके पास लंबा गिलास है और इसी से थोड़ा सा चौड़ा गिलास है, तो दोस्तों जितना पानी इसमें आता है जितना पानी इसमें भी आता है, तो बालक दोस्तों बड़ा हमेशा लेगा। क्या कहोगा? बड़ा चीज़ देखेगा, वो कहेगा नहीं मुझे इसमें भी लेना। तो जबकि पानी दोनों में समान आता है, आप कहेंगे अरे नहीं बेटा ये ले लो, नहीं नहीं मुझे बड़ा लेना है, बड़ा उसमें बड़ा जग लेना है, बड़ा गिलास लेना है। तो ये चीज़ है क्रमबद्धता से बच्चे वस्तुओं तथ्यों उसके आकार में रखना नहीं सीख पाते, क्रमबद्धता दोस्तों नहीं सीख पाते। जैसे आपने देखा होगा गिट्टी फोड़ हम लोग खेलते होंगे ना, दोस्तों बड़ा छोटा रखना पड़ता है, नहीं तो अगर क्रम जहाँ भी गड़बड़ाया तो गिट्टी गिर जाती थी। तो वही है क्रमबद्धता, वो नहीं रख पाता। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अब चिंतन करने लगेगा दोस्तों, क्या करने लग रहा है? चिंतन करने लग रहा है। ये 2 से 7 से 11 वर्ष की आपकी अवस्था है, 7 से 11 वर्ष। अब यहाँ बालक क्या करने लग रहा है? चिंतन करने लग रहा है, सोचने लग रहा है अरे यार ये घटना हमारे साथ कैसे घटित हो गई। और इस अवस्था में अपलापट्टी, जीववाद, मुद्रा, भाव, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता का कॉन्सेप्ट का भी गुण आ जाता है। वो सारी चीजें अब जानने लगता है। अब उसका क्या हो गया है? विकास हो चुका है दोस्तों, डेवलपमेंट हो चुका है। अगमान तर्क भी करने लगता है, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के आधारित होकर तर्क करने लगता है, पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तर्क करना प्रारंभ कर देता है। बेटा ये पापा ये पंखा चल रहा है ऐसे क्यों चल रहा है, तो ये चीजें तर्क करना प्रारंभ कर देता है। ये मूल संक्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट आती है आपकी 11 से 18 वर्ष, यानी कि दोस्तों ये कौन सी अवस्था है? औपचारिक अवस्था, यानी कि औपचारिक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। बालक अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, जो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं उसके बारे में सोचने लगता है। मूर्त यानी कि जो चीजें दिखाई दे उसके बारे में सोचना पूछना वो तो है ही, पर जो चीजें नहीं दिखाई दे रही वो इसमें सोचने लगता है। यह संज्ञान की क्या मानी गई? सर्वोच्च अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगा। अच्छा ये नियम बना है ऐसे कि रेड लाइट हो जाने पर हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए, क्यों हमें रेड लाइट होने पर गाड़ी रोकनी चाहिए। वो तर्क करने लगेगा, आपसे पूछने लगेगा। कभी कभी ऐसी घटना घटित होती है जिसके बारे में वो सोचना अरे ईश्वर होता है तो ईश्वर का रूप कैसा होता हो। तो जो अमूर्त चीजें हैं उसके बारे में भी चिंतन करना लगता है। वो क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों। अब दोस्तों ये मैंने सारी चीजों को एक ही में अंतर्निहित कर दिया है। तो संज्ञान विकास के सोपान है, उनकी उपलब्धियों के बारे में सारी चीजों को दोस्तों एक ही में मैंने संगठित कर दिया। यानी कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था की बात की जाए तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष, इसके अंदर प्रमुख उपलब्धियां क्या होती हैं? पूर्ववाचिक अवस्था, गतियों की आवृत्ति, दोषयुक्त व्यवहार, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार का उद्भव, निर्देशन व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, जीवन प्रोड़। दोस्तों ऐसे भी आपसे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ सकता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार आता है, आत्म केंद्रितता आ जाती है, अनुकरण द्वारा बालक सीखता है, असंगत आकस्मिक तर्क करता है, काल्पनिक खेल के अंदर भी होता है, प्रत्यक्ष बोध का भी तर्क करना लगता है। एक साथ सारी चीजों को समाहित कर दिया जैसे कि आप आसानी से जान सके, अगर ऐसे भी ऑप्शन आ जाए। मूल संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, गुणात्मक चिंतन, विकेंद्रण, आत्म केंद्रीकता, परिपक्षता, क्रमकर्ता आदि, निर्माण, रूपांतरण, वर्गीकरण, अवस्था और कल्पना इत्यादि आने लगती है आपकी मूर्त अवस्था में। औपचारिक संक्रिय अवस्था तक बात की जाएगी, आस्पद निगुणात्मक चिंतन, तर्क करता है, अनुमान करता है, वाचिक प्राकृणना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरों के साथ सहयोग, अनुपातिक संवाद तथा समन्वय मूलभूत चिंतन, आकाश में संबंध आदि स्थापित करने लगता है। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, फ्री डिलीवरी है, आप सभी ले सकते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।